वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। 7वां मॉडल पेपर आपके सामने आएगा। फुल पेपर सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बीच में कहीं छोड़ करके नहीं जाना। पेन पेपर लेके आप साथ में रेडी हो जाइए। और एग्जाम से पहले आपका आज एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? अगर सभी बच्चे इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो, ताकि मुझे लग जाए कि आप सब रेडी हो। मानसिक योग्यता सबसे फर्स्ट में आएगी और फुल पेपर सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ये समझ लो आपके एग्जाम से पहले एग्जाम, इसी प्रकार का एग्जाम आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ जुड़ करके क्लास को ज्वाइन कर लें और इस कंपटीशन में आपके साथ में हिस्सा लें। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपको एक मोटिवेशन दे देते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, आप अपनी तैयारी को इतना अच्छे से मजबूत करो हमारे साथ जुड़ करके, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो तो आपके पड़ोसी भी आपको बधाई देने के लिए घर पर आए। तो इसी के साथ बढ़ते हम हमारे फर्स्ट रीजनिंग की तरफ। मेंटल का सेक्शन है, आपको निर्देश ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करना है। तो अभी मैं आपको समझा दूंगा, एग्जाम में आपको निर्देश बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें क्या करना है, आपको इसके बिल्कुल सदृश्य आकृति ढूंढ करके बतानी है। तो आप फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है आपको? इसके जैसे आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल के अंदर इस प्रकार टेढ़ी आकृति बनी हुई है। ए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं हो पाएगा, सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आएगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है? क्या ए आकृति में ऐसी दो आंखें हैं? नहीं है। सी में भी है? नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऐसी आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? जब हम चेक करते हैं तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं निकल के आएगा और सी भी हमारा राइट आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें बीच में ऐसा नहीं है। अब आपको या तो ए या डी आंसर लगाना है। तो ए या डी में जब आप चेक करोगे तो इसमें ये जो नीचे की आकृति है ये सही तरीके से नहीं लिखी हुई, तो डी भी आंसर नहीं होगा हमारा, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर चेक करो आप, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में देखो, इसकी जो मुंह है पूरा मिला दिया, तो ए राइट आंसर नहीं होगा। बी में इसकी आंखें काफी बड़ी कर दी, ये भी नहीं होगा। डी आप चेक करोगे तो देखो डी में भी क्या कर रखा है, देखो डी ऑप्शन आप चेक करोगे, देखो डी में क्या कर रखा है, इसकी आंखों वैसी नहीं है जैसे कि क्वेश्चन में दे रखी, तो डी भी राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी हम यहाँ पे परफेक्ट आंसर मानेंगे। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 वाला क्वेश्चन में ध्यान से देखो और देखने के बाद सीधा आप आंसर कर दोगे, इसमें टिक सी नंबर का आंसर कर दोगे, क्योंकि देखने में पता लग रहा है कि सी इसके जैसा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हम खंड सेकंड में चलते हैं, उसके निर्देश देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये जो आकृति खाली है, इसमें इन चारों में से ढूंढ करके आपको फिट करनी है। तो देखो ऊपर वाली आकृति में तो ये अंदर की तरफ आ रही है, तो हम इसको इस प्रकार बना देंगे और सीधा यहाँ पर मिला देंगे। ऑप्शन ए ऐसा है क्या? नहीं है। बी भी नहीं है। सी देखो, सी में इसको बड़ा कर दिया तो सी भी नहीं होगा। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी में ये थोड़ा बड़ा कर दिया डिब्बा, जबकि हमको थोड़ा सा छोटा चाहिए। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक सर्कल को क्या कर दिया इसने, अंदर प्लस लिख दिया, तो ये जो स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, इस वर्ग में भी हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कैसे आकृति है, इसके जैसे आप नीचे मिला दो, ये लो, इस प्रकार से आप मिला सकते हो, एक और नीचे आकृति इस प्रकार मिला दो। ठीक है, ऐसी आकृति ऑप्शन ए हमको दिखाई दे रहा है, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 में करते हैं। 9 में चलते हैं, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहो आप। एक ट्राइंगल है और दूसरी तरफ भी सेम वैसा का वैसा ही ट्राइंगल बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो आकृति है सेम ऐसी की ऐसी आकृति आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रही है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, बढ़ते हम अगले 10 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कर रखा है, ध्यान से देखो, ये दो लाइन है, इसको एक त्रिभुज के अंदर रख दिया। ठीक है, और त्रिभुज कैसे बना, यहाँ दो लाइन थी, तो अगला जो डिजाइन बनाई गई है, आकृति बनी हो, 3 भुजाओं वाली बनी है।
तो यहाँ पर देखो ये तीन भुजाएं, तीन लाइन दे रखी है, तो अगली आकृति होगी हमारी चार भुजाओं वाली और इसके अंदर हम ये तीनों लाइन रख देंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और वीडियो OMR शीट वाली मैंने आपके लिए बना के रख रखी है, तो उसको जाकर देख लेना, ताकि OMR शीट में आप कोई भी गलती नहीं करो, क्योंकि अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर आपका पूरा पेपर रद्द हो जाएगा। तो ध्यान से OMR शीट वाली वीडियो देख के जरूर चले जाना। बढ़ते हम आगे खंड थर्ड में। निर्देश आपको दे रखे हैं, इसमें क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट वाले आकृति से सेकंड में क्या चेंज हुआ, सेकंड से थर्ड में क्या चेंज हुआ और थर्ड से फोर्थ में क्या चेंज हुआ, ये आपको बताना है। तो एक पैटर्न आपको बताना है कि कैसा पैटर्न यहाँ बन रहा है और इनमें से कौन सी इसका आंसर मिलेगा। तो जब आप यहाँ देखोगे तो ये जो लाइन है ये कैसी यहाँ पर टेढ़ी है, इस तरफ जा रही है, इसको यहाँ पर इसने सीधा कर दिया। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से मोड़ी गई है, और फिर यहाँ पे फिर वापस इसको टेढ़ा कर दिया 45 डिग्री कोण पे, और फिर जब ये मुड़ेगा तो पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 नंबर वाला क्वेश्चन, जिन बच्चों को आ रहा है कमेंट करते रहो और जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो समझते रहो। देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, नेक्स्ट क्या चेंज हुआ, तीनों चेंज आपको ध्यान से चेक करना है। फर्स्ट बार जब आप देखोगे तो इसकी एक पत्ती गायब कर दी यहाँ से, अगली बार देखो इसकी दो पत्तियां गायब कर दी ये वाली। ठीक है, तो अगली बार हम क्या करेंगे, तीन पत्तियां यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि फर्स्ट में एक पत्ती हटी है, सेकंड में दो पत्तियां, लास्ट में तीन पत्ती आप हटा दोगे। तो कौन सी, देखो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हम आगे 13 नंबर वाले क्वेश्चन में। 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक सर्कल के अंदर क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो अगली बार क्या हुआ, अंदर वाला जो त्रिभुज था वो तो बाहर आ गया और अंदर एक नई आकृति आ गई है। ठीक है, और अगली बार क्या हुआ, अंदर वाली जो आकृति थी वो तो बाहर आ गई और फिर अंदर एक और नई आकृति बना दी इसने। तो अगली बार हम क्या करेंगे, अंदर जो पंचभुज बना गया है, पेंटागोन बनाया गया है, उस पेंटागोन को हम बाहर निकाल देंगे और अंदर नई आकृति रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ना कि बी आंसर, ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें यहाँ से क्या चेंज हुआ फिर आप चेक करो। इस प्रकार से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को चेक करके आंसर कर दिया करो। अब इसमें देखो आधा गोला बनाया है, यहाँ पे पूरा बन चुका है। अगली बार इसके ऊपर एक और बना दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब दो गोले बन जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो पूरा पेपर हम करेंगे, इसलिए थोड़ा आपको जल्दी से हमारे साथ में जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करना होगा। 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये जो एरो का चिन्ह है, मतलब ये तीर वाला निशान कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दूसरे निशान एक दूसरे की तरफ है। अगली बार क्या हुआ, इस वाले को चेंज करके इसका मुंह बाहर की तरफ कर दिया, बाकी सब वैसे के वैसे ही है। ठीक है, फिर अगली बार क्या हुआ, नीचे वाला, ये जो नीचे वाला था इसको चेंज करके इसका मुंह नीचे कर दिया और बाकी सेम वैसे के वैसे ही है। अगली बार हम क्या करेंगे, इस वाले को चेंज कर देंगे बाहर की तरफ, मतलब ये बाहर आ जाएगा और बाकी सब कैसे थे, जैसे पहले थे सेम वैसे के वैसे आपको दिखाई देंगे ऐसे। ऑप्शन नंबर आप चेक करो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठेगा, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। खंड 4 आ चुका है, इसमें देखो क्या निर्देश दे रखे हैं। एनालॉजी आपको क्या करनी है मैं बताता हूँ। फर्स्ट वाले में जो चेंज हुआ है सेकंड से, वैसा ही थर्ड वाले आकृति का फोर्थ में बताना है। मतलब ये फर्स्ट आकृति से जो चेंज सेकंड आकृति में हुआ है, वैसा ही थर्ड आकृति से चेंज फोर्थ आकृति में बताना है। बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें देखो एक अंडाकार आकृति है, इस आकृति में जब इसको दोबारा आगे बढ़ाया गया तो एक और आकृति मिला दी गई टेढ़ी करके, और एक बीच में क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो हमको भी ये देखो काजू कतली की जैसे आकृति आपको दिखाई दे रही है। आप सभी बच्चों की फेवरेट होगी काजू कतली। तो देखो इसमें कैसे करना है, ये जो काजू कतली इसके ऊपर एक और आप रख दो ऐसे टेढ़ी और बीच में लगा देना पॉइंट का निशान। तो ए बी सी या डी, देखो बी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, सी भी राइट आंसर नहीं होगा। अब ए या डी दोनों में से एक आंसर होगा। तो ए या डी में से कौन कौन सा राइट आंसर हो सकता है, ध्यान से चेक करो। देखो यहाँ पर ये जो आकृति है, क्या इसके अंदर गोला बनाया गया है, गोल आकृति बनाई गई है, नहीं बनाई गई। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर गोल आकृति नहीं बना सकते, जैसी दे रखी है वैसे लिखेंगे, मतलब डी राइट आंसर होगा। समझ में आई बात आपको। चलो बहुत से बच्चों के यहाँ पे काजू कतली फेवरेट है। आगे बढ़ते हम 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल को क्या किया, त्रिभुज को अगली बार उसके नीचे एक और त्रिभुज बना दिया, सेम वैसा का वैसा ही जैसा कि बनाया गया है।
तो ये जो आकृति है सेम ऐसे आकृति हम कैसे बना देंगे, नीचे बना देंगे और नीचे जब भी आकृति बन के आएगी तो कुछ इस प्रकार निकल के आएगी। तो ऑप्शन ए आप चेक करो, नहीं होगा। बी भी चेक करो, ये भी नहीं हो सकता। सी हमारे यहाँ पे परफेक्ट आंसर निकल के आएगा और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में जगह बना दी इसने, तो ये नहीं होगा आंसर। सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक स्क्वायर के अंदर लाइन डाल रखी है और बीच में एक सर्कल बना रखा है, ठीक है, वृत्त बना रखा है। अब अगली बार क्या हुआ, ये जो अंदर वाली आकृति थी इसको भर दिया और बाहर के पूरा एरिया को खाली कर दिया। तो हम भी यही करेंगे, इसमें अंदर वाली आकृति भरी खाली है और बाहर वाली भरी हुई है, तो हम भी बाहर वाली को खाली कर देंगे, अंदर वाली भर देंगे। ऑप्शन ध्यान से चेक करो आप, बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखो बी हमारा राइट आंसर होगा, ना कि सी यहाँ पे, ठीक है। सी में सर्कल बना दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 19 वाला करते हैं। 19 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ, आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन काट रखी है इसने, ये जो टुकड़ा काट रखा है, इसको अगली बार क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो टुकड़ा काटा हुआ है इस तरीके से, इसको हम हटा देंगे। तो ध्यान से चेक करो, ये लंबा, ये टुकड़ा काफी लंबा है, तो ये जो सब हट जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो आप, ए राइट आंसर होगा, नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। सी और बी में कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से चेक करना है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये जो त्रिभुज दे रखे हैं, अगली बार क्या हुआ, अगली नई आकृति बना करके एक दूसरे की तरफ कर दिया उनको। तो हम भी यहाँ पर इस नई आकृति बना करके एक दूसरे की तरफ कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हम 21 वाला क्वेश्चन करते हैं। खंड कौन सा आ चुका है आपके पास में, 5 वाला। इसमें समस्या आकृति दे रखी है, तो इसमें आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है और इन आकृतियों में से कौन सी आकृतियां फिट हो सकती है वो आपको बताना है। तो वर्ग कैसे बनेगा, देखो ये जो आकृति है इसको पूरा वर्ग के जैसे बना दो आप। ये लो, वर्ग में चारों भुजाएं सेम होती है, तो इसमें भी चारों भुजाएं सेम कर दो। तो ऐसी आकृति आपको कौन सी यहाँ पर फिट होती दिखाई दे रही है, ए नहीं होगी, बी नहीं होगी, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में बात आपको। आगे बढ़ते हम 22 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको ध्यान से देखते रहना है, बीच में क्लास को नहीं छोड़ना है, वरना आपके पूरा लॉस हो जाएगा पूरा पेपर का, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको ध्यान से चेक करते हुए देखते जाना है। अब देखो इसमें जब हम चेक करेंगे तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये जो आकृति है ऐसी में अगर मिल जाएगी तो कौन सी आकृति ऐसे बनाई दिखाई देगी, ए होगी क्या, नहीं, बी भी नहीं होगी, सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने बाद में ये वीडियो देखी है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 23 वाला क्वेश्चन साथ में करो, क्या आंसर इसका आ रहा है। इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, जब आप इसको इस प्रकार से मिला दोगे, वहां पर पेंसिल लेके चले जाना और ऐसा छोटा मोटा आप बना सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाए समझ में। देखो ए, बी या सी, डी, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं हो सकता, मतलब ए हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। 24 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें भी आप वर्ग बना के चेक कर लो कैसे बनेगा। ऊपर चला जाएगा इससे लाइन, फिर इस तरफ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम अब 25 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कौन सी आकृति फिट हो सकती है, जल्दी बताओ आप, आपका कमेंट आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी। और हमारी जो डेली क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसको भी आप रोज देखा करो। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैथ्स के बताए जाते हैं, तो उसको आपको नहीं छोड़ना है, वो एग्जाम तक आपके चलेगी सीरीज। और इसमें भी हम 10 मॉडल पेपर करेंगे। अभी हमारा ये 7 नंबर का मॉडल पेपर है। तो देखो इसका क्या आंसर है, इसको मिलाने के बाद में इस प्रकार से हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर निकल के आया। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो एक्स वाई पर, अब आपको एक्स वाई नहीं दे रखा तो आपको क्या करना होता है, राइट हैंड साइड पे दाईं तरफ आपको दर्पण लगाना है। अगर नहीं दे रखा होगा तो उसी तरफ मानना है। तो ये जो आकृति ये दर्पण में कैसे दिखाई देगी, उल्टी, इस प्रकार से। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 27 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, ये जो दे रखा है इसकी इस तरफ देखो, यहाँ पर क्या लगी हुई है, दर्पण लगा हुआ है। तो इसका उल्टा किस प्रकार दिखाई देगा, ए भी होगा, नहीं, बी भी नहीं हो सकता, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम 28 वाला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे साथ के साथ कमेंट करो, आपकी स्पीड मेरे साथ होनी चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड बहुत अच्छी निकल के आएगी।
जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊँ उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तब भी मेरे से पहले आपका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने इस तरफ लगा दिया मिरर, दर्पण इस तरफ लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये त्रिभुज के अंदर वाली लाइन कैसे हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ध्यान से चेक करो, देखो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। 29 वाला क्वेश्चन करो। 29 वाले क्वेश्चन में देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो ये वाला प्लस का निश्चित चिन्ह तो इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा जब इस तरफ दर्पण लगा दिया जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गलत हो जाएंगे, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम आगे, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। इस तरफ आपको दर्पण दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें दर्पण इस तरफ दिया गया है, तो ये त्रिभुज उठकर इस तरफ आ जाएगा और ये जो गोला इस तरफ उठ के इस तरफ आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। समझ में आ गई बात आप सभी को? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में थंब का आपको करना है वो निशान। आगे बढ़ते हम। खंड देखो, अगला खंड आपके आ चुका है, इसके निर्देश ध्यान से पढ़ो। कागज को मोड़ना है आपको और कागज को खोलने के बाद में किस प्रकार का दिखेगा। ये जो आकृति है, कागज अगर खोल दिया जाता है तो कैसे दिखाई देगी, तो आप चेक करो। यहाँ से देखो, यहाँ से ये आकृति मिला दो, ये इस तरीके से खोलने के बाद में तो ये होगी ऐसी, ठीक है। और इसको ऊपर मिला दो, मिलाने के बाद में ये ऐसे आकृति आपको दिखाई देगी। ऑप्शन ध्यान से चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 32 वाला क्वेश्चन करते हैं। 32 वाला क्वेश्चन को ध्यान से करो। इसमें इस वाली लाइन को आप ऐसे मिला दो और यहाँ पर भी एक और लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ मिला दो और ये जो लाइन है वो इस प्रकार निकल के आ जाएगी और इस प्रकार निकल के आ जाएगी। ऑप्शन जब आप चेक करोगे, देखो थोड़े सिमिलर ऑप्शन है तो ध्यान से चेक करना है। ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो। 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 33 वाला क्वेश्चन को देखो ध्यान से क्या करना होता है इसमें, इसको मैं बता देता हूँ आपके सामने। ये इस प्रकार से जब इसको सीधा किया जाएगा, फिर ये यहाँ पर ऐसा बन जाएगा छोटा टुकड़ा। अब जब इसको ऊपर की तरफ बनाया जाएगा तो ये इस प्रकार निकल के आएगा और ये भी इसके सामने मिल जाएगा। ऑप्शन चेक करो और ये ऊपर वाले आकृति भी यहाँ पर ध्यान से चेक कर लेना, ये मिलेगी है। तो वो चारों एक दूसरे की तरफ निकले हुए होंगे, तो ऑप्शन ध्यान से चेक करने पता लग रहा है अपने को डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे करते हम 34 वाला क्वेश्चन करते हैं। 34 वाले क्वेश्चन में जब आप इसको मिला दोगे, मिलाने के बाद में ये जो कोने की आकृति है वो कैसे हो जाएगी, इसी प्रकार आपको सीधी दिखाई देगी। और इसको जब आप इसको सीधा कर लोगे, यहाँ पर 90 डिग्री सीधा करो तो ऐसा बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे? ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब या तो बी या सी आंसर निकल के आएगा। तो बी हम जब चेक करता है तो बी में ये ऊपर वाली आकृति काफी लंबी कर दी है, तो सी भी नहीं होगा और बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 35 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, इस आकृति को मोड़ना है। तो आप जब इसको सीधा करोगे तो ये जो बनाई गई डिजाइन है वो इस प्रकार निकल के आएगी और जब फिर से इसको एक बार और मोड़ दोगे तो ये ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ निकल के आएगी। ऑप्शन देखो ए, बी या सी या डी। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं निकल के आएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आई आपको बात? आगे बढ़ते हम 36 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना। ये जो आकृति दे रखी है, 2 टुकड़े, इनको मिला करके आपको एक नई आकृति बनानी गई है। टुकड़ों से बनाई गई आकृति आपको फाइंड करनी है। देखो ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा? ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा। अब या तो बी या डी। तो ध्यान से जब आप चेक करोगे, देखो 2 टुकड़ों को जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर बी आंसर राइट माना जाएगा, ना कि डी, ठीक है। आगे बढ़ते हम 37 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर अब देखो इसमें क्या हुआ, ऑप्शन आप चेक करोगे तो सभी में ये त्रिभुज को इसके अंदर रखा गया है। तो जब इस त्रिभुज को इसके अंदर रखा जाएगा तो बिल्कुल सीधा रखेंगे हम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 38 वाला क्वेश्चन करते हैं। 38 वाला क्वेश्चन ध्यान से करो। इस क्वेश्चन को चलो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्लास के बाद में आप इसका कमेंट कर बॉक्स में आंसर कर देना। आगे बढ़ते हम 39 वाला क्वेश्चन करते हैं। 39 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चलो एक काम करो, 36, 30, 38, 39 और 40 तीनों क्वेश्चन को आप होमवर्क कर लो। इस वाले क्वेश्चन को भी आप होमवर्क कर लेना, क्लास के बाद में कमेंट कर देना। इसके बाद हम मैथमेटिक्स का सेक्शन देखेंगे, अभी देखेंगे
तो आप क्लास को छोड़ के नहीं जाएं, ये तीनों आप होमवर्क लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद में इसका कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बढ़ते हम अगले भाग सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड हमारा आ चुका है, मैथमेटिक्स का पार्ट ये आया है, तो इसको अब हम करेंगे। क्या आप रेडी हो जाइए ताकि साथ के साथ आप सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सको और साथ में क्वेश्चंस का आंसर दे सको। तो बढ़ते हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट सेकंड में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सामने सभी के सामने। देखो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताए गए हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में बताने लायक है वो सभी क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 41 वाला क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आप टेंशन नहीं ले इस चीज़ की और क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाएं। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, फटाफट से यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कौन सी वैल्यू इसकी आएगी। तो देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, 55 बटा 1.1 ये लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, अगर ऊपर की पॉइंट हटाने के बाद में पीछे की दो संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगाई जाती है, और नीचे वाले पॉइंट हटाने के बाद में पीछे पहले कितनी संख्या थी, एक ही संख्या थी, तो 1 जीरो लग जाएगी। तो अब इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से, बटे क्या हो जाएगा x1100, इस प्रकार लिखेंगे हम। तो आपको क्या करना है, इस 1 जीरो से ये जीरो काट देनी है, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, भाग देके चेक करना है, इस वाली जीरो का आप फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, इसमें आप क्या करो, भाग दो किसका, 11 का। तो 11 का भाग किस में जाएगा, 55 में जाएगा 5 बार, तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। अब देखो 5 में भाग नहीं जाता तो पहले जीरो लगा दी जाएगी यहाँ पर, और ये 5 भी दोनों 5 नीचे आ जाएंगे। अब 11 का भाग 55 में 5 बार चला जाएगा, इस प्रकार से कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो कितनी बार गया भाग यहाँ पे, 505 बटे, अब नीचे इसमें जब हमने भाग दिया तो इसको 10 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देनी है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, 50.5। समझ में आ गई आपको बात, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। समझ में आ गई होगी आपको। देखो मैंने इसको 11 से काटा, तो 11 से कटने के बाद में 10 बार कटा, और ये 505 बार कटा, इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसलिए इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। बढ़ते हम 42 वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके इंग्लिश में भी इस तरफ आ गए हैं आप क्वेश्चंस, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। 42 वाला क्वेश्चन में देखो लिखा गया है, भिन्नात्मक संख्याओं में 5/2, 3/4, 2/3 और 5/8 में सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। मतलब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर 5/4, 3/4, 2/3 एंड 5/8। तो देखो मैंने मेथड बताया था आपको सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने का। सबसे छोटी भिन्न आपको ज्ञात करने का मैंने मेथड बताया था कि आपको या तो इनका सभी का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर सभी में भाग देके चेक कर सकते हो। जैसे कि 5 में 2 का भाग दे लो, 3 में दे लो, 2 में दे लो, या 5 में दे लो। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर रहेगा एलसीएम निकाल लो। 2, 4, 3 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, फटाफट से आप निकाल सकते हो इस प्रकार से। देखो 2 का पार्ट 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 3 में नहीं जाएगा, और 8 में 4 बार। फिर 2 को 1 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार। फिर लास्ट में 2 का दे लो, तो 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार, और लास्ट में 3 का दे लो, 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 3 से करोगे तो 24 क्या आएगा आपका एलसीएम निकल के आएगा। अब इस 2 के पारा 24 में 12 बार जाएगा, और 12 को ऊपर वाली संख्या से जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। फिर कोमा लगा दो, 4 का पारा 24 में 6 बार जाता है 6 टाइम्स, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 3 के पार्ट में 24 कितने बार आते हैं, 8 बार में। 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, और 8 की टेबल में 24 आते हैं 3 बार में। 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। तो उसने बोला है सबसे छोटी आपको बतानी है, सबसे छोटी कौन सी निकल के आई हमारे पास में, 15 का मतलब 5/8। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधा ए राइट आंसर आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हम 43 वाला क्वेश्चन करते हैं। 43 वाला क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, यदि दोनों संख्याओं का मध्य 4 है तो उनका लस्य बताओ। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन को रिपीट कर लेना आप, ठीक है, एक बार वापस रिपीट करके चेक कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज 240 इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन फाइंड द एलसीएम। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार लिखा जाता है, ये किसके इक्वल होता है, गुणनफल किसके इक्वल होता है, ये होता है किसके, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, ठीक है। इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है।
तो गुणनफल आपको दे रखा है यहाँ पे 240, बराबर में देखो एचसीएफ आपको पता है 4 और एलसीएम आपको निकालना है। तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 240/4 लिख देंगे हम, और बराबर में एलसीएम रह जाएगा। देखो 4 के बारे में चॉइस कितनी बार में आते हैं, 6 बार में, तो ये पीछे 0 लगा दो, तो 60 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात। चलो आगे बढ़ते हम 44 वाला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। एक कार 3 घंटे 10 मिनट तक चलती रही, ठीक है, वह 7 बजे मेरठ पहुंची, बताइए वह कार कब चली थी। अ कार कीप्ड रनिंग फॉर 3 hours 10 minutes, इट reached मेरठ एट 7 PM o'clock, टेल व्हेन डिड द कार गो, मतलब कार कब स्टार्ट हुई थी चलना। तो ध्यान से देखो यहाँ से इस जगह से कार यहाँ तक चली है और यहाँ पर पहुंच गई वो 7 बजे। ध्यान समझ लेना आप, यहाँ कितने बजे पहुंची, 7 बजे, तो ये बीच में चली है 3 घंटे 10 मिनट तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापिस अपने जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहाँ हम पहुँचेंगे, तो वापस उल्टा चलेंगे, यानी कि 7 से 1 घंटा पीछे, यानी 6 बजे होगी, फिर से 6 से 5 बजे होगी, और अगली बार हम देखेंगे तो 4 बजे होगी, ठीक है। तो 3 घंटे हम पीछे चले गए। अब 10 मिनट आपको पीछे जाना है, तो 10 मिनट पीछे कैसे जाओगे, तो यहाँ पर 10 मिनट आप जब पीछे जाओगे तो क्या होगा, 3 बज करके आपको 50 मिनट हो जाएंगे। यहाँ पर समझ में आएगा आपको बात। 350 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 मिनट हम और कम कर देंगे, क्योंकि अगर 10 मिनट जोड़ देंगे तो फिर वापस 4 बज जाएगी। तो अगर 3:50 पे वो गाड़ी कब रवाना हुई थी, 3:50 पे गाड़ी रवाना हुई थी। समझ में आया बात आपको। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। 44 हमने कर लिया, 45 करो। देखो इसमें है 14,268 का सन्निकटन मान बताना है, ठीक है, यानी कि अप्रोक्स राउंड ऑफ करना है इसको, अप्रोक्स आपको मान यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके जब ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो ध्यान से चेक करना, 14,268 को आप जब चेंज करोगे तो पीछे वाली संख्या को ही चेंज किया गया है यहाँ पर। अगर ये पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी होती है तो क्या करते हैं हम, इस वाली संख्या को तो हम लिख देते हैं 0 और आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और बाकी संख्या वैसी की वैसी लिख दी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो कौन सा मिल रहा है, बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम 46 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बोर्ड मार्क्स के बेस पे आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, समझ लें कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन का। 46 वाला व्यंजक 3, इसको आपको क्या करना है, मान बताना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, बोर्ड मार्क्स का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो बी से ब्रैकेट क्या मतलब, यहाँ ब्रैकेट 2 ब्रैकेट है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को आप सोल्व कर लो। तो 3, 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में, 4 प्लस 2, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट हटेंगे तो कैसे बन जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस तरफ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, प्लस 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। अगली बार इन दोनों को जोड़ दो तो 12 और 8 कितने होते हैं, 20 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो बोर्ड मार्क्स की और भी क्लासें हैं तो आप उनको भी जा करके देख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो। सभी बच्चों का कमेंट्स में यहाँ पे चेक करता हूँ, कमेंट आप फटाफट से करते रहिए। आगे बढ़ता हूँ 47 वाला क्वेश्चन करते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 24 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 24 मीटर देन व्हाट विल बी द इट्स एरिया। एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला आपको क्या पता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का पूछा है ना, वर्ग स्क्वायर का एरिया पूछा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको पता है 24 मीटर दे रखी है। 24 को क्या करना है, एक बार और 24 से आपको गुणा कर देना है। 24 को 24 से जब आप गुणा करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा आपके, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। 576 वर्ग मीटर, ठीक है, 576 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 48 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 48 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा गया है किसी घन की एक भुजा की लंबाई 8 सेमी है, इसका आयतन है। आयतन आपको फाइंड करना है।
द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 8 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से बताओ। घन का आयतन बताइए मुझे क्या होता है। घन का आयतन होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, तो घन में जो लंबाई होती है वही चौड़ाई मानी जाती है और वही ऊंचाई मानी जाती है। क्योंकि देखो आप क्यूब में आप देखा होगा इस प्रकार का क्यूब होता है, तो इस क्यूब के अंदर इसकी जो लंबाई है वही चौड़ाई होती है। मतलब कि ये जो अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, इसकी चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो लंबाई की जगह हम 8 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह हम 8 लिखेंगे और ऊंचाई की जगह हम 8 लिखेंगे। तो इन तीनों को जब आप गुणा करोगे तो 512 घन सेमी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो इसका आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना फटाफट से। आप सेल्फ से खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जल्दी निकल के आ जाएगा। 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 332 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं इसके। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 332 का। तो 2 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 2 का एक बार जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ 6 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 का बार 16 8 बार में, और 6 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। 6 आते हैं 3 बार में, और लास्ट में हम देखेंगे 83 का भाग चला जाएगा। क्योंकि 83 क्या है, 83 एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या है तो इसी में भाग जाएगा केवल 83 का। तो 2 गुणा 2 गुणा 83, ऑप्शन देखो सेकंड थर्ड सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्वेश्चन से आ सकती है, तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। 50 वाला क्वेश्चन देख करके बताओ मुझे। 50 वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। यदि संख्या 3 2 स्टार और 5 को 5 से गुणा किया जाए, मतलब ये जो संख्या दे रखी 4 अंकों की, अगर इसको 5 से गुणा किया जाता है तो 16,475 प्राप्त होता है। तो तारांकित स्थान में क्या अंक का मान होगा। तारांकित यानी कि ये जो स्टार लिखा गया है इस जगह क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 2 ये स्टार बनाया गया और 5, इसको अगर 5 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 16,475 निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्टार है इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आपको क्या करना है, 3200 ये जो भी है यहाँ पे हमको नहीं पता, और 5 लिख देंगे, बराबर में 16475 लिख दिया जाएगा। और ये 5 यहाँ पर गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप फटाफट से भाग बना के चेक कर लो इसका कितनी बार भाग जाने वाला है। तो 5 का जब आप भाग दोगे 16 में 3 बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा 15, 1 बच जाएगा, ऊपर से आएगा 4, 5 का पहाड़ा 14 में 2 बार जाएगा, और नीचे बचेगा यहाँ पर 10 लिखने के बाद में 4 बचेगा, ये 7 का आएगा, नीचे आएगा। 5 के पहाड़े में 47 के पहले 5 बार कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है, और क्या आता है यहाँ पर 45 आएगा, और 2 बच जाएगा, और ये 5 नीचे आने के बाद में हम देंगे इस विभाग तो 5 बार चला जाएगा। तो देखो तारांकित स्थान की जगह आपको दिख रहा होगा कि 3295, 32 यहाँ कितना आएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आते हैं, तो फंसना नहीं है, आपको सिंपल करके आ जाना है जैसा कि बताया गया है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन 51 करते हैं। 51 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप सभी के आंसर पढ़ करके जल्दी से कमेंट करके बताओ। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5 10 और 15 से पूरा भाग लग जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इन विच 5 10 एंड 15 आर डिवाइडेड ऑल द वे। 5 10 और 15 का पूरा भाग चला जाए। तीनों संख्याओं का आपको पूरा भाग देना है, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकाल लो फटाफट से। 5 10 15 का 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 10 5 बार में आता है, और 15 भी नहीं आएगा। अब 3 का देखे देखो आप, 5 में नहीं जाएगा, इस 5 में नहीं जाएगा, 15 में 3 5 बार चला जाएगा, और लास्ट में 5 का जाएगा तीनों में एक बार। अब इनको गुणा करोगे तो 5 को 3 से गुणा करोगे 15, 15 को 2 से करोगे तो 30। क्या 30 में 3 अंक है, उसने बोला है 3 अंकों की आपको संख्या बतानी है। अगर 3 अंकों की आपको संख्या बतानी है, 3 अंकों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है इसमें, तो आप क्या करोगे, इसको 3 अंकों की बनाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 2 से। 2 से करोगे तो कितना आएगा 60। क्या 60 में 3 अंक आ गए, नहीं आ गए, नहीं आए, तो आप 30 को मल्टीप्लाई करो 3 से। देखो 30 में मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 30 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना आएगा 120।
120 में 3 अंक होते हैं, 1 2 3, तो 3 अंक हमको चाहिए, मतलब ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या, तो वो जो आंसर हमारा एलसीएम आता है उसी को हम 2 3 4 5 इस प्रकार गुणा करके चेक कर लेंगे और संख्या आगे बना लेंगे, बड़ी संख्या। आगे बढ़ते हम 52 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो दो भिन्नों 2/5 और 7/10 के योगफल में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 से 1/2 के बराबर हो जाए। हाउ मच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस 2/5 and 7/10 so that the sum becomes equal to 3/2। समझ में आया क्वेश्चन? दो भिन्न क्या है, 2/5 है और 7/10 है, इनके योगफल बोला गया है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ दो। अब इसमें और कितना जोड़ा जाए, मतलब अभी x और जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 2 से 1/2 को सिंपल कैसे लिखेंगे हम, 3/2 के रूप में लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है, तो आप सभी को क्या करना है, x को तो यहीं रहने देना है, बराबर में 3/2 है, इन दोनों को क्या करना है, उस तरफ ले जाकर के माइनस लिख दो इसको, 2/5 माइनस 7/10 इस प्रकार हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या क्या होगी, माइनस होकर उस तरफ चली जाएगी। इनका एलसीएम आपको मिलेगा 10, 2 के पावर में 10 5 बार में, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15, माइनस 5 का पावर 10 में 2 बार, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, और 10 का पावर 10 में एक बार, 1 को 7 से करोगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, 15 में 7 और 4 11 होते हैं, तो इसको लिखेंगे आप ऐसे, 15 माइनस 7 और 4 11/10। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, तो कितना बचेगा भाई आपको, 11 में से 15 में से 11 गए तो कितना बचेंगे, 4/10। इसको काट लो, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 2/5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। समझ में ये बात आ गई होगी आपको, आप इसको खुद से भी सोल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हम 53 वाला क्वेश्चन करते हैं। दो आदमी एक खाई को 20 दिनों में खोदते हैं, इस खाई को खोदने में 10 आदमी कितने दिन लगाएंगे। इस क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको पहले बताई है, और आज और जान लेना। 2 men dig a ditch in 20 days. How many days will it take 10 men to dig this trench? मतलब खाई को खोदने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखो इस तरफ लिखना है आपको आदमी, और इस तरफ लिखना है इनको दिन। देखो आदमी है 2, और कितने दिन में खोदते हैं, 20 दिन में। अगली बार है खोदने में 10 आदमी लगा दिए, तो पूछा गया है कितने दिन में खुदेगी। तो ध्यान से देखना, 2 से 10 कब बनेंगे, जब हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। देखो आदमी बढ़ गए ना, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ध्यान रख लेना, दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आदमी घटते तो दिन ज़्यादा हो जाते। तो आपको क्या करना है, जिस संख्या से गुणा किया गया है उसी संख्या से आपको भाग दे लेना है इसमें। तो 20 में जब 5 का जाएगा भाग, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो 4 दिन, कितने दिन लगेंगे, केवल अब 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कर सकते हो इस टाइप के। आगे बढ़ता हम 54 वाला क्वेश्चन करते हैं। 40 आमों के एक डिब्बे का खरीद मूल्य 29.50 है, 20 आमों का खरीद मूल्य क्या होगा। देखो भाई 40 डिब्बों, आम सभी ने खाए होंगे। किस किस के फेवरेट है यहाँ पर आम, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो। अगर आपके सभी के कमेंट आपके अगर लाइक करते हो आम को, तो लाइक कर दो फटाफट से यहाँ पर भी। 40 आम का डिब्बा कितने रुपए का आता है, 29.50 रुपए का आता है। ठीक है, और बोला है अब 20 आम, ध्यान से समझो, 20 आम बताने हैं भाई। पहले 40 आम थे, अब 20 रह गए, मतलब आधे हो गए इसके। समझ में बात आई आपको कि 40 में हमने क्या किया, 2 का भाग दे लिया यहाँ पे। मतलब पहले 40 आम थे, अब आधे कर दिए, तो ये जो रेट है ये भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब इसमें भी आप 2 का भाग दे लो। 2 के भाग जब इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 का भाग 2 में एक बार, 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। और एक इस तरफ आ जाएगा, तो पहले पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ पे 7 बार चला जाएगा और 5 बार चला जाएगा। 14.75 रुपये। अब आपको अगर भाग आता है पॉइंट के बाद देना, तो आप इसको जल्दी कर लोगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप भाग बना के दे लेना इस प्रकार से, और इसको कर भी लेना। 55 वाला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली सीरीज कौन सी होगी। अगली संख्या बतानी है आपको। ठीक है, सीरीज को पूरा करना है। सीरीज लिखी गई है आपके 7, फिर 11, फिर 13 और लास्ट में 17।
तो अगला नंबर क्या होगा, अब ध्यान से समझो आप। 7 से 11 कैसे बना, 11 से 13 कैसे बना, 13 से 17 कैसे बना, ये आपको देखना है। देखो 7 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 11 बनता है। 11 में हम कितना जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। फिर 13 में हम वापस 4 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा। और 17 में हम क्या करेंगे, वापस 2 ही जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहले 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो हम वापस क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 19। डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम 56 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा, आपको ये पेपर वहां पर याद आ जाएगा अगर आप जाओगे एग्जाम में देने। तो देखो क्वेश्चन लिखा गया है, तीनों संख्याओं का औसत 33 है, यदि उनमें से दो संख्या 18 और 45 है तो तीसरी संख्या निकालो। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 33 इफ 2 ऑफ देम आर 18 एंड 55, व्हाट विल बी द थर्ड नंबर। तो 3 संख्याओं का औसत आपको पता है 33 है, तो टोटल संख्याओं का योग आप निकाल लो। कैसे निकलेगा, 33 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इस प्रकार से निकलता है हर बार। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 99 आ जाएगा ये। अब बाकी जो दो संख्याएं हैं कितनी कितनी है, एक तो 18 है फर्स्ट संख्या, और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 45, दोनों को जोड़ लो। 8 और 5 कितने होते हैं 13, एक जाएगा ऊपर, 4 5 और 6 63 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या अगर आपको बतानी है तो क्या करना होता है, 99 में से 63 आप घटा दो तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, 36। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ऐसी स्पीड हमारे साथ बने रहेगी। आपकी स्पीड हमारे साथ बनेगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे और टाइम आपका बचेगा। ठीक है, 57 वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यदि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास में, टोटल बच्चे हैं 500, तथा उनमें से 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट इज 500 एंड आउट ऑफ देम 35 स्टूडेंट फेल, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो आप सिंपल ही कर लो कि 500 में से अगर 35% अनुत्तीर्ण हो गए तो बाकी बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे 500 का 35% निकाल करके घटा दो इसमें से, दोनों जीरो से दोनों जीरो आप काट दो, तो ये कौन से बच्चे आ जाएंगे, टोटल बच्चों के बाद में इसमें आएंगे फेल स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट आ जाएंगे यहाँ पर। तो 35 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 का बड़ा 5 बार बोलोगे 25, 2 जाएगा ऊपर, 5 को बड़ा 3 बार बोलोगे 15 और 2 17। ठीक है, तो 500 में से अगर आप 175 घटा दोगे तो पास स्टूडेंट निकल के आएंगे या नहीं। तो 500 में से जब ये जाएंगे बच्चे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। 325 बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हो चुके हैं, उनको बधाई हो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो बच्चे पास हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो आप। आगे बढ़ते हम 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल को 5000 में खरीदता है। ठीक है, उसको बाइक चलाने का शौक था तो 5000 में खरीद के ले आया वो कबाड़े को, उसे 12 कितने बेचे कि उसे 12 से 1/2% का लाभ हो। ठीक है, आपको पता है क्या 5000 में कोई बाइक आती है, नहीं आती, कबाड़े में जरूर आती है। अ पर्सन बाइज अ बाइक फॉर ₹5000, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट 12.5%। तो देखो ध्यान से देखो, 5000 में तो आपकी साइकिल भी नहीं आती है अभी, तो मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी, लेकिन इसने कबाड़े में कहीं से कबाड़ करके लेके आ गया ये। अब देखो मोटरसाइकिल को फिर बेचना कितने रुपए में चाहता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट चाहता है उसका 12.5% लाभ चाहता है। प्रॉफिट में क्या करना चाहता है, उसको सेल करना चाहता है 12 सही 1/2। इसको आप सिंपल ही बनाओगे तो कैसा बनेगा, 2 को 12 से गुणा करोगे 24, 24 25/2 पे लाभ में वो बेचना चाहता है। 5000 में क्या करो आप, इसका 25/2% लाभ निकाल लो, इस प्रकार लिख दोगे। और नीचे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे क्योंकि हमने परसेंटेज यहाँ पे हटा दिया है। देखो दोनों जीरो से आप दोनों जीरो काट दो, और 2 के पहाड़े में 50 कितनी बार में आएंगे, 25 बार आएंगे। और 25 को जब आप 25 से गुणा करोगे कितना आएगा, 625। ठीक है, और ये 1 जीरो यहाँ पर बची हुई है,
नहीं, 625 आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अब उसका लाभ के साथ में कितने रुपए में बेचना जाता है, तो 5000 की तो वो वस्तु थी, बाइक थी, और 625 लाभ मिला दिया, 5625 क्या हो गया टोटल विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, थोड़ी स्पीड है तो आप साथ के साथ कवर करो। फिर T9 वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या आएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 8% 40 है। फाइंड द नंबर हुज 8% इज 40। देखो एक संख्या है, मान लो x है, उसका 8%, 8/100 कर देंगे, किसके बराबर होगा वो, 40 के बराबर होगा। ठीक है, उसने बोला कि 8% क्या है, 40 है। तो क्या करोगे आप, x को तो यहीं रखोगे, 40 यहीं रह जाएगा, और जब इसको उधर लिखोगे तो 100/8 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 8 के बारे में 40 5 बार में आते हैं, वो 5 को 100 से आप गुणा कर लो, तो 500 हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपये नहीं लगाएंगे हम, 500 संख्या है वो, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का। अभी तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगेन। 20% को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाता है, 20% को दशमलव कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट 20% इन डेसिमल। देखो डेसिमल वाली क्लास मैंने ली है, वहाँ बहुत अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी जा करके देख सकता है, लिंक आपको सबका नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो 20% को दशमलव में कैसे लिखा जाता है, तो 20% पीछे है, तो हम क्या करेंगे 20 का परसेंटेज हटा करके नीचे लिख देंगे 100। ठीक है, अब ये वाली जीरो से आप ये जीरो काट दो। अब ध्यान से जब चेक करना, नीचे अगर एक संख्या के नीचे अगर जीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और अब आप इसके आगे लिख सकते हो 1 0। ठीक है, 0.2 लिखा जाएगा इसको दशमलव के रूप में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 0.2 भी आप लिख सकते हो या 0.2 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये पूरे 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आगे बढ़ते हम पानी वानी पी लीजिए आप फटाफट से, और आगे बढ़ते हम अब पार्ट नंबर। तो देखो बच्चों, आपके सामने लैंग्वेज सेक्शन आ चुका है, पार्ट 3 हिंदी और इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, हिंदी का सेक्शन तो अभी देखने को मिल जाएगा, और इंग्लिश के सेक्शन के लिए अलग से वीडियो बना के डाली गई है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे। पार्ट 3 ये हमारा है, भाषा हिंदी रहेगी, अनुच्छेद 1 आपके सामने है, और जब मैं पढ़ूँ तो आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। देखो क्वेश्चन इसमें अनुच्छेद लिखा गया है, लोग हंस की प्रशंसा करते हैं और मुझे काला कहते हैं, मैं तो हंस से भी तेज उड़ सकता हूँ, क्यों न मैं उसे उड़ने के मुकाबले के लिए ललकारूं और उसे हरा दूं, तब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और उसका अनादर। यह सोचकर कौवे ने हंस को समुद्र के बीच में स्थित एक द्वीप तक एक साथ उड़ने के लिए ललकारा। ठीक है, हंस तैयार नहीं हुआ, किंतु कौवे ने जिद न छोड़ी, दोनों ने उड़ना शुरू किया। आरंभ में कौवा अत्यंत तेजी से उड़ता हुआ हंस से आगे निकल गया। हंस अपनी सामान्य गति से उड़ता रहा, कौवा शीघ्र ही थक गया और नीचे गिरने लगा। हंस को उस पर दया आई, उसने कौवे को अपने पंखों पर बैठाकर द्वीप तक सुरक्षित पहुंचा दिया। कौवा अपने पर बहुत लज्जित हुआ। ठीक है, कौवे को बहुत ही लज्जित का मतलब शर्म आई यहाँ पर। तो आप पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। तो देखो फर्स्ट क्या है, कौवा क्या था, ईर्ष्यालु था, विनम्र था, घमंडी था या चतुर था। तो वो क्या हो रहा था, उससे ईर्ष्या हो रही थी, मतलब उससे जलन हो रही थी, किससे, हंस से। तो यहाँ पर ईर्ष्यालु आएगा, आप ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हंस ने कौवे के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया, कौवे के प्रस्ताव को अंत में मान लिया, कौवे के प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर दिया, कौवे के प्रस्ताव का स्वागत किया। तो देखो पहले हंस ने क्या किया था, उसको आगे मना किया था कि अभी नहीं, बाद में उड़ेंगे, लेकिन बाद में उसने उसको प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने प्रस्ताव को अंत में मान लिया था। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कौवे ने हंस को सलाह दी कि उन्हें सैर करने चले जाना चाहिए, एक साथ द्वीप पर यात्रा करनी चाहिए, उड़ने का मुकाबला करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। देखो कौवे ने हंस को क्या सलाह दी कि सैर करने चलना चाहिए या एक साथ द्वीप पर यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा था कि उड़ने का मुकाबला करना चाहिए, सी राइट आंसर होगा। अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 4।
कौवा हंस को मुकाबले में हराना चाहता था, क्योंकि इससे देखो हराना चाहता था, इससे क्या होता, हंस को काला कहा जाएगा, हंस को उस पर दया आएगी, हंस को प्रशंसा मिलेगी, उसे प्रशंसा मिलेगी। देखो कौवा किसको हराना चाहता था, हंस को मुकाबले में हराना चाहता था, तो इससे कौवे को प्रशंसा मिलेगी, यानी कि डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो 5 वाला क्वेश्चन। कौवे के विपरीत हंस अपनी सामान्य गति से उड़ा क्योंकि उसे अपने पर भरोसा था, परिणाम के बारे में भरोसा नहीं था, अपने पर गर्व था, कौवे से डर लगता था। तो उससे क्या होता था, अपने पर भरोसा था, मतलब ए राइट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है अनुच्छेद नंबर 2 देखो। अब इस अनुच्छेद का आपको क्या करना है, मैं भी समझ जाते तो आपको, और क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। देखो इसमें लिखा गया है, तुम सुबह से रात तक अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। ये परिवर्तन तुम्हें घर, विद्यालय, खेल के मैदान अथवा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जैसे मौसम में आकस्मिक परिवर्तन। आकस्मिक का मतलब होता है एकदम से परिवर्तन हो जाना, जैसे कि आपके बिल्कुल गर्मी पड़ रही है और एकदम से बादल आ गए और बारिश होने लग गई। ठीक है, और अगला क्या है, वर्षों पौधों पर फूल आना। ठीक है, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्त्रों का सूखना, दिन रात का परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, ईंधन का जलना, चावल को पकाना, चपाती बनाना, दूध से दही का बनाना, लोहे से जंग लगना, आतिशबाजी का जलना इत्यादि। परिवर्तन से वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तन भी हो सकते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, आकार, रंग, अवस्था, तापमान, बनावट तथा संरचना में बदलाव। परिवर्तन का सदैव कोई न कोई कारण होता है। तो ये सब परिवर्तन आपने देखे होंगे, अपने आसपास भी देखे होंगे, तो उनकी स्थिति, आकार, रंग, अवस्था सब क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन को अब आप ध्यान से पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा गया यहाँ पे, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन में से नीचे किसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखो अब इसमें जो जो दे रखे थे उनमें से कौन सा नहीं दिया गया। भोजन पकाना, देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे भोजन पकाना। पानी का भाप बनना भी देखा था। नदी का मार्ग देखा था क्या, नहीं देखा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये नहीं देखा था। धातु की जंग लगना हमने देखा था। अब देखो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, तुमने अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखे होंगे। इस वाक्य में अपने आसपास से क्या तात्पर्य है। अपने आसपास का मतलब क्या होता है, केवल विद्यालय में देखे ऐसे परिवर्तन, केवल खेल मैदान में आपने देखे, केवल घर पर देखे, या सभी जगह पर देखे। तो आसपास मतलब होता है अपने आसपास का पूरा स्थल, यानी कि सभी स्थल राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें से कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे आकार और रंग, कीमत और मूल्य, स्थिति और आकृति, बनावट और संरचना। कारक यानी कि क्या क्या चीज़ों के यहाँ पर देखा गया है। तो देखो आकार और रंग को भी हमने देखा, स्थिति और आकृति भी चेंज हुई उनकी, बनावट और संरचना भी चेंज हुई, कीमत और मूल्य उसमें हमने नहीं देखा, तो बी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखो, परिवर्तन संभव नहीं है। देखो परिवर्तन संभव यानी मतलब होता है कि आपको परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता, ध्यान से चेक करना है। संभावना बनी हुई है या नहीं है। जब तक कोई कारण ना हो, जब तक वो आकस्मिक हो, जब तक उसकी मांग ना हो, जब तक उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया हो। देखो परिवर्तन कब तक संभव नहीं है, जब तक उसकी मांग नहीं हो, ठीक है, या फिर उसका कारण नहीं हो। तो आप परफेक्ट आंसर देखोगे तो ए राइट आंसर होगा, ना कि सी। वैसे सी राइट आंसर है, लेकिन परफेक्ट आंसर जब आप चेक करोगे तो ए राइट आंसर माना ही जाएगा, क्योंकि कुछ परिवर्तन जो प्रकृति के होते हैं तो वो किसी न किसी कारण की वजह से होते हैं। ठीक है, उसमें आपकी मांग होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, वो प्रकृति से अपने आप चेंज हो जाते हैं, इसलिए ए राइट आंसर हम यहाँ पे परफेक्ट आंसर मानेंगे। समझ में आए तो आगे बात आपको आगे बढ़ता हूँ। थर्ड नंबर का क्या दे रखा है, आप पैसेज दे रखा है, तो थर्ड नंबर के अनुच्छेद को पढ़ना है अभी साथ के साथ में। देखो लिखा गया है, प्रवासी पक्षी उन्हें कहा जाता है जो मौसम अनुकूल न रहने पर अपने निवास स्थानों को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। निवास स्थान यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, उनके घर बने होते हैं, तो उनको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अधिक ठंडे स्थानों में उनके लिए जीना कठिन हो जाता है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो थोड़ा गर्म इलाकों पे वो चले जाते हैं उड़ करके। ये पक्षी आमतौर पर कीड़े मकोड़े खाते हैं और जाड़ों में उनका भोजन दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, कुछ पक्षी गर्म स्थानों में से दक्षिण के ठंडे स्थानों की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के कुछ समूह निचले क्षेत्रों से ऊंचे स्थानों की ओर चले जाते हैं। पक्षी दिन की लंबाई देखकर
आने वाले मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। देखो उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि मौसम कैसा होने वाला है ये जानने की। पक्षियों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिससे मौसम का परिवर्तन समझने में उन्हें सहायता मिलती है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अधिक संवेदनशील होते हैं और इस संवेदनशीलता के कारण वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो देखो आपने देखा होगा, आपने मोबाइल पे आप देखते हो वेदर, तो यहाँ पर उनके पास में वेदर देखने की ऑटोमेटिक फैसिलिटी दे रखी है भगवान ने उसके अंदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? भोजन ढूंढने के लिए, गर्म मौसम के लिए, ठंडे मौसम के कारण, अपने अनुकूल मौसम नहीं रहने के कारण। तो देखो प्रवासी पक्षी करते हैं, अपने अनुकूल मौसम नहीं होता तो क्या करते हैं, उड़ करके कहीं और चले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जाड़ो यानी सर्दी में पक्षियों के भोजन को क्या हो जाता है, संचित किया जाता है, खूब मिलता है, नहीं मिलता है या दुर्लभ हो जाता है। तो हमने देखा था कि उनको भोजन मिलना क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, मतलब बहुत कठिन हो जाता है, कुछ ही भोजन मिल पाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, दिन की लंबाई देखकर पक्षी अनुमान लगा लेते हैं। किसका अनुमान लगा लेते हैं? बादलों में परिवर्तन का, मौसम में परिवर्तन का, हवा में परिवर्तन का या वर्षा में परिवर्तन का। तो दिन की लंबाई देखकर पक्षी मौसम में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखो, पक्षियों का कौन सा अंग मौसम परिवर्तन समझने में सहायक होता है? तो हमने देखा था उनके अंदर क्या, गुर्दा, आंखें, विशेष ग्रंथि या आवरण। तो एक विशेष ग्रंथि उसके अंदर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आएगा आपको बात? तो आपको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप पैसेज ध्यान से पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप आंसर नहीं दे पाओ। ठीक है, फोर्थ नंबर का ये अनुच्छेद आपके सामने दे रखा है। इस अनुच्छेद को क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और ये आपके लिए हो चुका है होमवर्क। इस वाले अनुच्छेद का भी आपको क्या करना है, आंसर लास्ट में कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि पता लगे मुझे कि इस बच्चे ने पूरी क्लास अटेंड करी है। तो जो बच्चा क्लास पूरी अटेंड करेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 ये है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको पढ़ करके ये 3 क्वेश्चन जो दे रखे हैं 1 2 3, इसको आपको क्लास के बाद में सभी बच्चों को कमेंट करना है और ये क्लास सभी बच्चों तक शेयर करनी है। आज की क्लास हमारी यही तक थी। पूरी वीडियो कैसी लगी आपको, फुल पेपर कैसा लगा, नीचे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और इस प्रकार से हम आपकी मॉडल पेपर लाते रहेंगे। चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करो और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।